हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एनटीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी कि कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? चैप्टर था सेल। तो सेल चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में पिछले 5-7 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं एनटीएससी स्टेज 1 का, उन क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं। और इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, तो आपको प्रिपरेशन किस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स चेक आउट द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर, जो भी है, नंबर नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, तो थोड़ा देखते हैं। सेल ऑर्गेनल विच डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। अब इसमें ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करता है? तो देखो, सेल मेम्ब्रेन, ये एक ऐसा, अरे आई एम नॉट टिकिंग इट, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इट इज प्रेजेंट in even prokaryotic cell। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलेंगे। ठीक है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो सिंस ऑल यूकैरियोटिक सेल मैंने लिख दिया तो आपका आंसर तो ये यही खारिज हो जाता है फिर तो। अग्रीड। और न्यूक्लियोलस, देखो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस। तो अब ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस हो गया, तो इससे तो अब आप खुद ही समझ गए कि न्यूक्लियस तो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो न्यूक्लियोलस का उनमें होना तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये भी आंसर, तो सेल मेम्ब्रेन भी हमारा नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। वैक्यूल्स आपको मिल जाएंगे प्लांट सेल, भले कम, लेस और स्मॉल इन एनिमल सेल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही निल हो, ना नहीं होते हैं, बट ऐसा ये नहीं है कि कंप्लीटली एब्सेंट माना जाए, ऐसा नहीं है। सो आंसर वुड बी प्लास्टिड्स, क्योंकि प्लास्टिड्स जो है they are the pigment containing organelles meant for photosynthesis, यानी ये वो पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो प्लास्टिड्स मैंने पढ़ाया है ना, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है और सबसे मेन क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट हैज क्लोरोफिल, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बेसिक डिफरेंस जो है वो प्लास्टिड्स का डिफरेंस होता है। ओके, इसके अलावा एक और है सेल वॉल का डिफरेंस। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, तो यू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So the next one says, okay, the next one says example of cell organelle which do not have a unit membrane। यानी यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड, वो जो मेम्ब्रेन जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है ना कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा है, और बिल्कुल मेम्ब्रेन लेस जो है वो मैंने आपको सब पढ़ाया है। ठीक है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का लिखें तो इट हैज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आपको अगर याद हो तो ये आउटर मेम्ब्रेन ऐसा और इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके का फोल्ड्स में आकर करते हैं। तो दो मेम्ब्रेन्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलेगा। ठीक है, लाइसोसोम हैज मेम्ब्रेन, क्योंकि लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम आर वेसिकल प्लस एंजाइम्स इन इट। अंदर में इनके क्या है, खूब एंजाइम्स होते हैं, तो इस वजह से दे आर वेसिकल, ऐसे होते हैं ना, इस तरीके से। तो मेम्ब्रेन बिना के, क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो एंजाइम्स फिर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो कैसे स्टोर कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये दोनों ऑप्शन आपके हैं ही नहीं, यानी क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन है। और प्लास्टिड, इट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर हमें दिख रहा है राइबोसोम्स है। ओके, तो राइबोसोम्स थोड़ा ध्यान रखना बच्चों आप लोग, राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट्स अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं राइबोसोम इलैबोरेट भी कर देती हूँ। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यहां पर मैं थोड़ा सा राइबोसोम को और इलैबोरेट करना चाहूंगी। राइबोसोम जो है बच्चों, राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। तो स्मॉलर सब यूनिट मतलब कुछ इस तरीके का लार्जर सब यूनिट होता है और इसी पे ऐसे करके स्मॉलर सब यूनिट लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो स्मॉलर है और ये वाला लार्जर है। तो राइबोसोम कुछ ऐसा दिखता है। तो मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं होता इनमें, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। एंड साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो। स्कैटर्ड इन द सेंस यूकैरियोटिक में तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उन पे होते हैं, बिकॉज वो रफ होते ही इसलिए क्योंकि ये राइबोसोम्स ऐसे करके प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एंड एक और चीज मैंने आपको बताया है राइबोसोम के बारे में, दैट दे आर द, जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ राइबोसोम के लिए लिख रही हूँ, ओके, दे मीन्स यहाँ पर राइबोसोम है, आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। राइबोसोम्स पे ही प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन का ऐसा फैक्ट्री नहीं, मतलब प्रोटीन वहां बनाए जाते हैं। क्लियर? तो राइबोसोम का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। अब ये छोटा इतना होता है कि इसको मेजर करना भी बहुत डिफिकल्ट था एक ज़माने में। तो एक साइंटिस्ट थे स्वेटबर्ग, उन्होंने क्या किया, इसकी मेजरमेंट का एक तरीका निकाला। एंड द मेजरमेंट का तरीका वॉज सेडिमेंटेशन, किस हिसाब से कितने पे सेडिमेंट होता है। इसीलिए आप देखना इसकी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो बोलते हैं वो ऐसे 70s 80s, आपको कई जगहों पे ये वर्ड्स भी देखने मिल जाएंगे। तो 80s यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं क्योंकि थोड़ा सेडिमेंटेशन मतलब इवॉल्व, थोड़े बेटर राइबोसोम्स हैं, और 70s पुराने राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोटिक वाले। तो ऐसे करके वो S जो है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो यहाँ दिख गई तो मैंने आपको समझा दिया, ध्यान रखना है। ओके, दिस वाज राइबोसोम। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, आंगस्ट्रॉम यूनिट होते हैं, वैसे ही सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी एक तरीके का सेडिमेंटेशन के हिसाब का वो है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स आर सिमिलर बिकॉज। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलैरिटी है, दे हैव बोथ हैव न्यूक्ली। तो ये तो बेटा गलत है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्ली सेल में होता है, इनके खुद में नहीं होता है। सो दे न्यूक्ली वाला तो ऑब्वियसली गलत है। अच्छा, अभी मैंने आपको ये 80S सिखाया ना, ये S क्या है, S मैं यहां लिख देती हूँ 80S, S इज इक्वल टू स्वेटबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इनको सेडिमेंटेशन के हिसाब से निकाला गया था। तो मॉडर्न राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S वाले होते हैं, जो प्रिमिटिव राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, वो 70S वाले होते हैं,
ठीक है, उनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट थोड़ा कम है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स होते हैं ना, वो ATS वाले नहीं होते हैं, वो होते हैं दे बोथ हैव, यहाँ पर अगर 70S होता तो ये आंसर सही होता, क्योंकि दोनों में 70S वाला जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है। अच्छा, अब सोचो एक ही सेल है, एक ही सेल में पूरे साइटोप्लाज्म में ATS राइबोसोम है, यूकेरियोटिक का मैं बात कर रही हूँ, तो साइटोप्लाज्म इन द सेंस एंडोप्लाज्मिक पे ATS राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन उसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। इससे क्या सिग्निफाई होता है, इससे ये पता चलता है दैट द 70S राइबोसोम जो है इवोल्यूशन, सीधा सीधा इसका मतलब आ जाता है एवोल्यूशन, कि कहीं ना कहीं वो प्रोकैरियोटिक से ही इवॉल्व होके यूकैरियोटिक बने हैं, इसीलिए आज भी प्रोकैरियोटिक की चीज़ें यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। तो आगे कभी कहीं मिल जाए ऐसे क्वेश्चंस तो हैंडल कर लेना। तो कुल मिला के जब मैंने आपको ये बता दिया तो ये भी गलत, तो दे बोथ हैव सिंगल मेम्ब्रेन एनवेलप, ये भी गलत, क्योंकि दे बोथ हैव अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। मैंने बताया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब वो 3 गलत है तो आ रहा है सही हमारा दे बोथ हैव DNA। तो हालांकि इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, इन दोनों के कॉमन पॉइंट है बोथ हैव, जो करेक्ट होगा वो होगा बोथ हैव DNA एंड 70S राइबोसोम्स। ठीक है, दोनों में एक तो ये हो गया, एंड बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। सो आंसर हो गया इसका, आंसर सी, बोथ हैव DNA। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो खैर सीधा साधा रटने वाला क्वेश्चन है। न्यूक्लियस ऑफ द सेल किसने डिस्कवर किया था? तो सबने क्या क्या किया था वो तो समझो। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? ही डिस्कवर्ड सेल। सेल कौन सा? डेड वाला। ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर्ड लाइव सेल्स। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने लाइव सेल्स डिस्कवर किया। रुडोल्फ वर्शॉ ने मॉडिफाइड द सेल थियरी। तो रुडोल्फ वर्शॉ ने सेल थियरी को मॉडिफाई, सेल थियरी ध्यान है ना, शिल्डन एंड श्वान ने जो दिया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल कंपोनेंट्स, तो उसी को थोड़ा बेटर किया था रुडोल्फ वर्शॉ ने, कि वो पहला पॉइंट तो वो था ही, उसमें एक और लाइन ऐड करी थी कि ऑल लिविंग सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसे करके सेल थियरी को थोड़ा और बेटर बनाया था रुडोल्फ वर्शॉ ने। तो बचा कौन? रॉबर्ट ब्राउन। व्हाट डिड ही डू? ही डिस्कवर्ड, तो ही इज द वन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो आंसर आपका आ ही गया है। तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे आ गया टर्जिडिटी ऑफ द सेल इज मेंटेन्ड बाय। अब सेल की टर्जिडिटी कौन मेंटेन करता है भाई? तो देखो, लाइजोसोम्स क्या है? लाइजोसोम क्लीन्स द सेल, इसका फंक्शन ये हो गया। प्लास्टिड्स का काम है, प्लास्टिड का काम है मोस्टली, इसका मैं फोटोसिंथेसिस डाल रही हूँ, या क्रोमैटोफोर्स, वो स्टोरेज, जो ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं वो स्टोरेज का काम देखते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो फ्लावर और फ्रूट को कलर देते हैं। बट मेनली थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस, तो वो हो गया। गोल्गी क्या करता है?
modifies packages and stores प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बन के आता है, वो प्रोटीन्स को गोल्गी अपैरेटस का काम है कि उसको लिया, मॉडिफाई करा, पैकेज करा, स्टोर करा, फिर आगे रिलीज किया। तो ये गोल्गी का काम है, ठीक है। तो गोल्गी जो है अगर ये सब कर रहा है तो वैक्यूल क्या काम कर रहा है? इसका काम है मेंटेन्स टर्जिडिटी, ठीक है। तो ये है। अब सोचो गोल्गी अपैरेटस ध्यान रखना है, ठीक है। लाइसोसोम से भी वही बनाता है, क्योंकि जितनी भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो वहां से बन के आते हैं। कोई भी प्रोटीन डायरेक्ट इससे बिना मिले आगे नहीं जा सकता है। तो इसका प्रोटीन वाला मेन काम है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सो पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज, अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है। गोल्गी का अभी मैंने फंक्शन लिखवा दिया कि ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज उसको देखता है कि कोई भी प्रोटीन जो राइबोसोम से बन के आता है वो डायरेक्ट सेल में ना जाए, वो पहले इसके पास आए, ये उसको मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, फिर आगे भेजता है। तो इसका तो वो काम हो गया। राइबोसोम का मैंने बता ही दिया, प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, पहले भी अभी लिखवा दिया था मैंने, रिमेंबर। और लाइसोसोम मैंने बता दिया कि ये क्लीनिंग सिस्टम है, सेल का डिस्पोजल सिस्टम होता है। क्लीनिंग ऑफ सेल से इसका मतलब है। ऑल्सो दिस इज सुसाइडल बैग्स। तो बचा कौन? गोल्गी का अभी बता ही दिया वर्बली मैंने। तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ये फोल्ड, इसके अंदर ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसमें ऐसे करके, याद है ऐसे मैंने बनाया था, ऑक्सीजोम्स लगे होते हैं। हियर इज द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पर दिस इज द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर एटीपी इज एडिनोसिन, ये हमारा एनर्जी करेंसी होता है, ठीक है। ये हमारा एनर्जी करेंसी होता है। तो एटीपी इज एक्चुअली दैट एनर्जी करेंसी जो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस एटीपी और द एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में पावर देता है काम करने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि इसके पास में डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में तो सबसे पहले प्रेजेंट होता है, मतलब हमने डीएनए को पढ़ा ही है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो आंसर क्या होगा? टोबैको मोज़ैक वायरस। तो आप कहोगे भैया वायरस है, उसमें भी तो जेनेटिक मटेरियल तो होगा ना। तो टीएमवी वायरस जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोज़ैक वायरस इज आरएनए, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड जानते हो बच्चों क्या होता है? जैसे डीएनए हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एक स्ट्रैंड हुआ, और इसमें मैंने एक और ये बना दिया तो ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया। तो सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक ही बार ऐसा 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 सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। तो टीएमवी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो ये आंसर आ गया आपका, आंसर नंबर डी, टोबैको मोज़ैक वायरस। नेक्स्ट आ गया हमारे सामने ब्लड सेल विदाउट
न्यूक्लियस इज, देखो वाइट ब्लड कॉर्पस सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होते हैं। जब आप यूं बनाते हो ना तो ये ऐसे 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 इतना बड़ा बनाया जाता है। नन ऑफ दीज तो है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आंसर है यहाँ पर। तो दो तो वैसे खारिज हो गए। ब्लड प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस होता है, तो आंसर क्या है? आरबीसी। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो आरबीसीज में बच्चों न्यूक्लियस नहीं होता है सच में, ठीक है। और आरबीसीज जो होते हैं ना, हालांकि अर्ली आरबीसी जो बेबी आरबीसी होता है ना, जब वो बन रहा होता है उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है ना तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वाज आंसर ए, रेड ब्लड कॉर्पसेस दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस, रिमेंबर दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। बेटा इसका सीधा सीधा आंसर है नर्व सेल, क्योंकि लिवर सेल, मसल सेल, किडनी सेल सब छोटे छोटे सेल्स होते हैं। नर्व सेल का स्ट्रक्चर ही आप देखो, ये इसका स्ट्रक्चर देख के ही लग जाता है कि ऐसा। अब ये देखो कितना लंबा है, बहुत मतलब मीटर्स में भी जा सकते हैं इसकी लेंथ, ऐसा है यूं करके। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये देखने से ही लग रहा है ना कि इतना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये इसका सेल बॉडी है, ये इसका एक्सॉन है। तो एक्सॉन देख रहे हो कितना लंबा है। ये इसका डेंड्राइट है। डेंड्राइट का काम है परसीव, रिसीव करना। कोई भी स्टिमुलस है वो सेल बॉडी लेता है, सेल बॉडी से फिर वो एक्सॉन के थ्रू आगे जाता है। तो देख रहे हो है ही खुद में ही इतना लंबा है, तो ऑब्वियस ही बात है लॉन्गेस्ट सेल को यही होना है, दूसरा तो कौन ही होगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी इज नर्व सेल और न्यूरॉन। नेक्स्ट, Who has given the word cell? देखो इनका तो काम था, he discovered nucleus, ठीक है। Watson and Crick gave the double helical model of DNA। जो डीएनए का ये वाला स्ट्रक्चर मैं आप बार बार बना के बताती हूँ ना आप लोगों को, तो डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने दिया था, वॉटसन एंड क्लिक ने। फ्लेमिंग, अगर ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है तो ये डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स इन्होंने डिस्कवर किया। तो बचता कौन है? रॉबर्ट हुक। ही डिस्कवर्ड सेल्स ऑल्सो, फिर उसको नाम भी इन्होंने सेल दिया, क्योंकि इनके सेल का मतलब था कंपार्टमेंट। क्योंकि इन्होंने जब वो देखा था तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा था ना, तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में इनको लगे थे, तो उन्होंने नाम सेल्स दिए थे इसीलिए, ठीक है। इसको इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में भी बताया है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक गेव द टर्म सेल। डन। नेक्स्ट आते हैं विच पार्ट ऑफ द सेल इज ऑल्सो टर्म्ड एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो राइबोसोम्स देखो ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है। गोल्गी बॉडीज जो हैं वो प्रोटीन वो करते हैं मॉडिफिकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, अब तक तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बचता कौन है? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स बिकॉज दे आर द वेसिकल्स विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स गलती से भी ये वेसिकल फूट गया तो ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, फिर अपनी ही सेल को एनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इनका फूटना सेल के लिए, सेल की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। ये क्लीन करते हैं, इनका काम है कि क्लीन करना। सेल में कोई भी फालतू चीज़ आ गई उसको हटाना, डाइजेस्ट करके ही हटाएंगे, लेकिन गलती से पूरे के पूरे निकल गए बाहर तो
खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड इन, देखो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में तो कैसे होगा, मेम्ब्रेन में थोड़े ना ऑर्गेनल्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म इज सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म ये होता है, नो जस्ट वेट, प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तो सिंस न्यूक्लियस आ गया तो फिर कैसे बोलोगे इस चीज को। ठीक है, म्यूसिन जो है, म्यूसिन एक केमिकल होता है, तो वो छोड़ो, तो आंसर है साइटोप्लाज्म। जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही फैले रहते हैं, क्योंकि जस्ट मैंने आपको कहा भी था ना कि जस्ट लाइक स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल में कैसे सब पानी है और उसमें सारे ट्यूब्स और जो भी खेलने कूद जो भी चीज़ें उसमें डाल दो सब ऐसे तैरते रहते हैं, वैसे ही होता है सेल में भी। ठीक है, सो इट्स साइटोप्लाज्म, तो आंसर इज साइटोप्लाज्म। ओके, सो एनटीएससी के ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, तो ऐसे क्वेश्चंस करके अपने अंदर भी थोड़े से कॉन्फिडेंस आते हैं कि ओके इस तरह के क्वेश्चंस है तो ये तो हम आराम से कर ही लेंगे या कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आराम से चैप्टर्स पढ़ो, और मैं से एनटीएससी के हर चैप्टर के आपको लास्ट ईयर की करवाते जाऊंगी, ताकि आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आए और आप भी एनटीएससी के लिए यूं तैयार हो जाओ। ऑन दिस नोट इट्स अ रैप टू दिस टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं और हम पढ़ते हैं चैप्टर टिश्यूज। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।